नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल जो देश के सामने खड़ा है और उसे सीधे सवाल के तौर पर आपके सामने जो मैं पेश करूंगा वो है बुढ़ापे की लाठी, बुढ़ापे का सहारा, सुरक्षा कवच। हर किसी को सुरक्षा कवच चाहिए होता है और सरकारी कर्मचारियों को जो ये सुरक्षा कवच मिलता है वो मिलता है पेंशन के रूप में, बल्कि मैं कहूं मिलता था पेंशन के रूप में। लेकिन अब इस सुरक्षा कवच को लेकर एक असमंजस बना हुआ है सालों से। वो पृष्ठभूमि भी आपके सामने रखने वाला हूं, पर चर्चा क्यों? क्योंकि कल देश के दिल, राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 लाख से भी ज्यादा सरकारी कर्मचारी, इनमें शिक्षकों की तादाद अच्छी खासी है, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के नेतृत्व में यह रैली की जा रही है। और यह संगठन दावा करता है कि 1 करोड़ कर्मचारी इनके संगठन में शामिल हैं। वो पुरानी पेंशन फिर से बहाल करने की लगातार मांग कर रहे हैं। अब पुरानी पेंशन की बात आती है तो यह दरअसल पुरानी और नई पेंशन में फर्क क्या है, यह बताना भी जरूरी हो जाता है। 1 अप्रैल 2004 को वाजपेयी सरकार ने नई पेंशन योजना लागू की थी। पुरानी पेंशन योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, उसे खत्म कर दिया गया था। 1-2 राज्यों में चली, पश्चिम बंगाल में आज भी चल रही है, बाकी सब मान गए। और मनवाया किसने? यह दिलचस्प बात है। लागू वाजपेयी सरकार ने की, लेकिन इसे सही मायने में जमीन पर उतारा मनमोहन सिंह की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, उस वक्त के वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने। अब दोनों में फर्क क्या है? पुरानी पेंशन में आपकी तनख्वाह में से पेंशन के लिए कोई राशि नहीं कटती थी। जब आप रिटायर होते थे, जो आपकी आखिरी तनख्वाह है उसका आधा आपको पेंशन के तौर पर मिल जाता था, साथ में ग्रेट्युटी भी मिलती थी और महंगाई भत्ता वगैरह भी जुड़कर आता है। तो जिन्हें पुरानी पेंशन मिलती थी या मिलती है, वो किसी के सहारे उनको रहने की जरूरत नहीं पड़ती। अब नई पेंशन स्कीम आई। नई पेंशन स्कीम में क्या है? 10% आपकी तनख्वाह में से कटता है, आपकी बेसिक सैलरी का 10%। 14% सरकार भी देती है, पर कोई ग्रेट्युटी नहीं बनती। और क्या रकम आपको मिलेगी यह कोई तय नहीं है, क्योंकि जो आपसे पैसा लिया जाता है वो पीएफआरडीए बाजार में लगाता है और उसी में से आप 25% हिस्सा निकाल सकते हैं, 40 निकाल सकते हैं। बाकी एन्युटी के तौर पर उसी में पड़ा रहेगा जब आप सेवानिवृत्त भी हो गए। तो कर्मचारी परेशान है। अब उत्तर प्रदेश का मैं आपको उदाहरण दूं, शिक्षकों का ही। एक जनाब बनारस के हैं, पढ़ाते थे, आखिरी तनख्वाह थी 84,000 रुपए प्रति माह, 84,000 कुछ रुपए। उनको पेंशन मिलती है 2,100 रुपए की। एक और शख्स 78,000 रुपए आखिरी वेतन था, पेंशन मिलती है 1,600 रुपए की। अब इस पर मांग तो ये बड़े दिनों से चल रही है, पर राजनीति हावी होने लगी है। और यह राजनीति कब से हावी हुई? यह राजनीति हावी हुई हिमाचल प्रदेश के जो चुनाव हुए थे। हिमाचल प्रदेश एक मामले में बड़ा रोचक राज्य है, छोटा राज्य है, और हिमाचल के बारे में कहा जाता है कि हर परिवार में कम से कम एक शख्स सरकारी नौकरी करता है। वहां पर कांग्रेस ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा कर दी और जीत भी हो गई। उसके बाद राजस्थान हो या छत्तीसगढ़, यहां पर कांग्रेस की सरकार है। झारखंड में साझा सरकार, वो हिस्सेदार हैं, जूनियर पार्टनर हैं। और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का
ऐलान कर दिया, तो ये गले की फांस बन जाएगा क्या? ये सवाल उठने लगा। पर उससे पहले एक और सवाल आड़े आ गया। अब 35,000 करोड़ रुपए राजस्थान के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके पीएफआरडीए के कॉर्पस में पड़े हुए हैं। राजस्थान सरकार ने बहाल की पुरानी पेंशन योजना, कहा जी वो 35,000 करोड़ रुपए हमें वापस दे दो। वित्त मंत्री, वित्त मंत्रालय ने और पीएफआरडीए ने कह दिया कि नहीं, जो नियम के तहत 2013 का जो कानून है उसके तहत ये पैसा वापस तो दिया ही नहीं जा सकता, ये तो बाजार में लगा रखा है। ऐसे ही 18,000 करोड़ पंजाब के कर्मचारियों के हैं, 17,000 करोड़ से ज्यादा छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के हैं, 8,000 करोड़ रुपए हिमाचल और झारखंड के कर्मचारियों के हैं। अब कर्मचारियों का हाल वो हो गया कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके। वो पुरानी पेंशन योजना पर जाना तो चाहते हैं, पर जाएंगे तो उनको कितनी मिलेगी पेंशन ये अभी तय नहीं है। सरकार कह रही है कि हम तो देंगे नहीं, ना वो कानून में बदलाव करने को तैयार है और ना ही पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए तैयार है। उसमें तर्क क्या दिए जा रहे हैं? अब ये दूसरा पहलू, नीति आयोग कहता है कि भाई करदाता पर बोझ बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक बनाता है वित्त मंत्रालय। केंद्र सरकार कहती है कि हम इसीलिए कोई विचार नहीं कर रहे हैं। अब ये आर्थिक बोझ क्या है, यह भी आपको समझाना जरूरी है। हिमाचल प्रदेश की ही बात करें तो हिमाचल प्रदेश का जो पेंशन बिल था, यानी कि पेंशन का जो भुगतान था, वो 591 करोड़ का था 2004-05 में, आज से 18 साल पहले। 2021-22 में यह बढ़कर 7,082 करोड़ हो गया, यानी कि लगभग 12 गुना बढ़ गया। और जो अपना राजस्व जो खुद कमाती है हिमाचल सरकार, ओन टैक्स रेवेन्यू जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ओटीआर, उसका 76.25% हिस्सा तो पेंशन देने में चला जा रहा है। तो अगर पुरानी पेंशन योजना बहाल हो गई तो ये हाल क्या वो हो जाएगा कि घी तो पिया जा रहा है या घी पिलाया तो जा रहा है, लेकिन कर्ज लेकर, और ये कर्ज की अदायगी कौन करेगा? हमारी युवा पीढ़ी, आने वाली पीढ़ियां। पंजाब में 2004-05 में 1,514 करोड़ का पेंशन का बिल हुआ करता था, वो बढ़कर 2021-22 में 11,167 करोड़ हो गया, 7.25% से ज्यादा। राजस्थान 1,626 करोड़ से बढ़कर 25,473 करोड़ हो गया, 15.5 बल्कि मैं कहूं 15.25% ये बढ़ गया। और यही हाल छत्तीसगढ़ का भी है। 534 करोड़ जो पेंशन में दिए जाते थे 2004-05 में, 2021-22 में ये बढ़कर 6,609 करोड़ हो गए, लगभग 12.5%। तो ये तर्क तो बड़ा अच्छा लगता है, भाई करदाता पर बोझ बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था का बंटाधार हो जाएगा। 10,05,913 करोड़ रुपए जब बट्टे खाते में डाल दिए जाते, सदन के पटल पर दिया हुआ जवाब है ये एनपीएस को लेकर, तो कोई उफ नहीं करता। पर जो सारी उम्र सरकारी नौकरी करे, यानी कि देश सेवा करे, उसको पैसे देने की बात आए तो गुणा भाग और गणित और अर्थव्यवस्था समझाई जाती है। इसमें भी एक खास पहलू है। ये कानून बनाने वाले जो हमारे सांसद हैं, हमारे विधायक हैं, ये पुरानी पेंशन ले रहे हैं। एक बड़ी दिलचस्प बात आपके सामने पेश करूं तो आप बिल्कुल उछल पड़ेंगे अपनी कुर्सी से। अभी कुछ समय पहले तक, पंजाब का उदाहरण दे रहा हूं, वहां पर क्या सिस्टम था कि जितनी बार के विधायक हो उतनी बार की पेंशन,
सांसद बन गए तो वो पेंशन भी जुड़ गई। एक जनाब को तो 6.25 लाख रुपए महीना पेंशन मिल रही थी। भगवंत मान ने अब वो सिस्टम खत्म कर दिया कि एक ही पेंशन मिलेगी, ये नहीं कितनी बार चुने गए हो। कई राज्यों में ऐसा है, कई राज्यों में कुछ और है। पर आम जनता, आम सरकारी कर्मचारी को नई पेंशन योजना, सांसदों विधायकों को पुरानी पेंशन क्यों? और मुझे अपने फौजियों पर गर्व है, नाज है। वो देश के लिए जान कुर्बान करने को तैयार रहते हैं, उन्हें पुरानी पेंशन दी जाती है। पुरानी पेंशन योजना चल रही है फौज में, पर बाकी सरकारी कर्मचारियों को नई पेंशन योजना। दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया था, 8 हफ्तों में जवाब तलब किया था केंद्र सरकार से कि अर्धसैनिक बल, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, असम राइफल्स, इनको क्यों नहीं देते भाई पुरानी पेंशन। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इसे खारिज कर दिया। तो हमारे पैमाने अलग अलग क्यों हैं? और ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, हम अपनी बुजुर्ग जो पीढ़ी है उनका कितना ख्याल रखते हैं उसका एक अंदाजा मिलता है। 44 देशों में हम 41वें नंबर पर हैं, और हम तो एक वेलफेयर स्टेट है। तो सरकार की कोई जिम्मेदारी या कोई जवाबदेही नहीं होती है क्या? और 40 लाख के करीब केंद्र में सरकारी कर्मचारी हैं, 31 लाख केंद्र सरकार में, 9 लाख तो पोस्ट खाली पड़ी हैं, अभी 2.5-3 लाख भर गई हैं, और 8.5 लाख सार्वजनिक क्षेत्रों में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में काम करते हैं। कुल मिलाकर सरकारी कर्मचारियों की तादाद 2 करोड़ से ज्यादा बताई जाती है। तो क्या ये पुरानी पेंशन का जिन फिर बाहर निकलेगा? और क्या पुरानी पेंशन की लड़ाई 24 तक भी जाएगी? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, पुरानी पेंशन देगी सरकार को टेंशन, और पुरानी वर्सेस नई, कौन सी पेंशन स्कीम सही? चर्चा में बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट रह चुकी हैं देश की, सुप्रिया श्रीनेट, प्रियंका कक्कड़ मुख्य प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की, बृजमोहन श्रीवास्तव महासचिव हैं और मुख्य प्रवक्ता हैं एनसीपी अजीत पवार गुट के, और विजय कुमार बंधु जो ये संगठन कल रैली करने वाला है उसकी बागडोर संभालते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अभी महेश वर्मा हमसे जुड़े नहीं बल्कि जुड़ गए हैं। महेश वर्मा, आप ही से शुरुआत करता हूं। बिल्कुल करिए। ये सरकारी कर्मचारी को एक सुरक्षा कवच, एक बुढ़ापे की लाठी, बुढ़ापे का सहारा नहीं मिलना चाहिए क्या? बिल्कुल मिलना चाहिए। और आपको अगर ध्यान हो तो इसके ऊपर जो है बड़ी संजीदगी के साथ सरकार ने अप्रैल में वित्त मंत्री जी ने इस बात के लिए कमेटी बनाई, और उस कमेटी के जरिए ये सुनिश्चित इंश्योर करने की बात थी। 2003 की जो परिस्थिति थी तब की अटल जी गवर्नमेंट में ये जो फैसला लिया गया था नया पेंशन स्कीम के बाद, और उसमें तो कांग्रेस भी हमारे साथ शरीक थी। आज किस मुंह से विरोध करेगी? फाइनेंशियल एजेंडा जो है देश का पॉलिटिकल एजेंडा बनाकर देश के लोगों को भटकाने और बहकाने का जो ये काम है, ये कम से कम बंद होना चाहिए। मैं समझता हूं कि आज जो परिस्थिति है उसमें निश्चित रूप से सरकार जो है कर्मचारियों के साथ है। उसी का कहीं परिणाम भी दिखाई दिया कि वित्त मंत्री जी ने इसके ऊपर कमेटी के गठन किया, और उस कमेटी की रिपोर्ट आएगी और निश्चित रूप से सरकार की जो बन सकता है वो तो बैकफुट पर आई सरकार बैकफुट पर आई। नहीं तो सरकार तो जिन राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी उनको ये कह रही है पैसा तो हम दे नहीं सकते, वो तो पीएफआरडीए अकाउंट में चला गया। तो ये रफू कर रही है क्या सरकार की भाई ये चुनावी मुद्दा बन गया था, हिमाचल में हार का सामना करना पड़ा, कि हम सोच रहे हैं, पुनर्विचार हो रहा है, या पुनर्विचार भी नहीं, समीक्षा कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपने याद दिलाई। हिमाचल में आपने ओन पेंशन स्कीम लागू कर दी, कर्नाटक में भी कर देते ना, राजस्थान में भी कर देते ना, छत्तीसगढ़ राजस्थान में कर दी, छत्तीसगढ़ में कर दी। मैं कह रहा हूँ
मैं कह रहा हूं कि आपने जो कब करी, पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए करी, आपको जो जिस तरह से सूट किया उसकी वजह से करी, आपने इस वजह से नहीं करी। कब सरकार बनी और कब आपने करी वो आपको बताना चाहिए, एक बात। दूसरी बात कि 10 साल मनमोहन सिंह सरकार थी, बदल देते ना। अगर नीयत इतनी आपकी साफ थी और इसको पॉलिटिकल एजेंडा, सवाल यह है कि कोई भी स्टेट सरकार को हमने रोका क्या? जैसे हिमाचल में अगर हुआ कि भाई उनको नहीं मानना था नया स्कीम केंद्र सरकार की, उन्होंने पुराने स्कीम पे लागू कर दिया। कौन सी सरकार का फेडरल सिस्टम में हम नहीं, रोकने जा सवाल रहे हैं कि ये है आप मत दीजिए? महेश, आप पैसा दे नहीं सकते। ये वित्त मंत्रालय ने, नीति आयोग ने साफ कर दिया, पीएफआरडीए ने साफ कर दिया, पर आप समीक्षा भी कर हम्म रहे हैं। मतलब हम्म कि अरे भाई हम बदल भी देंगे, ज्यादा परेशान ना हो। नहीं, ये ये किसने कह दिया आपकी आपसे कि परेशानी हम, है क्या? नहीं 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 नहीं, ये किसने कह दिया कि नीति आयोग जो आज जो कह रहा है वही चीज अक्षरशः लागू होगा, और जो वित्त मंत्री ने कहा है वो नहीं लागू होगा? ये क्या मतलब हुआ? अगर चुनाव सामने है तो चुनाव को देखकर इस तरह से प्रोपगंडा होगा, इस तरह से भड़काने और बहकाने का देश में काम होगा। अब ये इसमें अच्छा राजनीतिक एक एजेंडा चीज सेट किया बताइए, जाएगा। नई ये क्या पेंशन मतलब बनता है? नई पेंशन योजना जो है, और मैं ऑन रिकॉर्ड जो आंकड़े देता हूं आपको मालूम है, मैं गलत आंकड़े कभी देता नहीं हूं। एक शिक्षक रिटायर हुए, एक जनाब, और विजय बंधु इस बात की तस्दीक कर देंगे, 84,000 रुपए की आखिरी तनख्वाह थी, पेंशन मिलती है 2100 रुपए। एक 78,000 रुपए तनख्वाह थी, पेंशन मिलती है 1600 रुपए। इसे आप सुरक्षा कवच मानते हैं? देखिए, जी मैं बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं कह रहा हूं। हकीकत जो मुझे टाइम में 2003 में जो पास हुआ कि उसमें 5 साल का जो है एवरेज निकाल के एक नया स्कीम, पेंशन स्कीम लाया गया, जिसमें कि फाइनेंशियल नुकसान हो रहा था। पहले ये था कि 12 महीने में ये होना था, उस 12 महीने के एवरेज निकाल के पहले पेंशन स्कीम तय होता था, अब 5 साल के ऊपर हो रहा था। जो स्थिति परिस्थिति की जरूरत थी, जो देश की जरूरत थी, जिसमें आज कोई भी नहीं कह सकता है कि भाई जिस तरह से कर्मचारियों के, सरकारी केंद्रीय कर्मचारियों के जो वेतन है, जिस तरह से उसमें आप ही के, आप कई बार इस चीज का हमें आप नसीहत देते कि देखो किस तरह से आपने 10वें वेतन आयोग लागू कर दिया, आप 11वें की तैयारी कर रहे हो, इनकी सैलरी कहाँ से कहाँ। हम ऐसा नहीं सोच के, हम ऐसा सोच के करते हैं कि जब देश में सामर्थ्य है और देश इस तरह से है कि वो अपने कर्मचारी तो अधिकारियों को सुविधा सांसद दे और सकता है, मंत्री तो उससे और वंचित नहीं विधायक किया जा पुरानी सकता। पेंशन का लाभ क्यों उठा रहे हैं? फौजियों को देखिए, पुरानी पेंशन अब क्यों मिलती है और पहली बात बाकी तो सरकारी पहली कर्मचारी बात को क्यों नहीं? देखिए, पहली बात तो ये कि जो लेजिस्लेटिव और पार्लियामेंटेरियन की जो है, आप उसको कनेक्ट करके, और इस बात को कहीं, अब आप कहेंगे कि भाई आर्मी का जो फायदा 1 रैंक 1 पेंशन की बात थी, उससे इसको क्यों नहीं हम कहीं कनेक्ट करके बात करें? फिर आप कहेंगे कि सांसद और विधायक की तरह इनको भत्ते क्यों नहीं दिए जाते हैं? ये तो मतलब ऐसी बात है जिसमें कि ऐसा लग रहा है कि बस एक ही एजेंडा है कि भाई सरकार को बदनाम करो। ये अच्छा, चुनाव का सरकार समय है, इसमें, यही टाइम है कि जब आप अच्छा देश एक में चीज भड़काने और बताइए, बहकाने का काम जो कोई है भी पुरजोर सरकारी तरीके कर, से किया जा एक सकता है। मिनट एक मिनट महेश भाई, यहाँ कोई बदनाम जी करने की भाई, वो नहीं है। ये एक सिंपल नहीं, मैं सभ्य आपकी बात नहीं समाज कर रहा में, हूं, मैं अपने विपक्षी सभ्य मित्रों का समाज कर रहा हूं। में एक केजरीवाल सरकार कर देना, दिल्ली में कर दे, पंजाब में कर दे, मैं आप सब मानिए ना, सवाल उनसे फाट पूछूंगा, जाइए ना। मैं सब सवाल जी जी पूछूंगा, पर पहले जी आपसे जी सवाल पूछ लूं ना। सत्ता पक्ष से जी पहले जी सवाल पूछना चाहिए। मुझे ये जी सर, जी सर, बताइए जी सर, कि जी भार बहुत बढ़ जाएगा, जी 10,05,913 करोड़ बट्टे खाते में डाल दिए जाते हैं, तब भार नहीं पड़ता देश की अर्थव्यवस्था पर? सर, क्या बट्टे खाते में कब किसने डाला उसकी तुलना करके यहाँ हम बात करने चलेंगे कि भाई पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों ना लागू? सवाल ये है कि हमने तो कहा कि अगर हम शुभचिंतक नहीं होते इन कर्मचारी और अधिकारियों के, तो हम क्यों कमेटी का गठन करते? अच्छा, हम क्यों ये सोचते? मतलब एक कहीं बात, गड़बड़ दूसरी तो बात, है, और कौन कहीं से स्टेट गड़बड़ तो गवर्नमेंट को है। हमने रोका? ये सीएजी की अगर उत्तर रिपोर्ट प्रदेश में, 2018 की, उसने भी इस तरफ रेड फ्लैग किया था कि ये बाजार में पैसे लग रहे हैं, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क हो गया है, इसमें खतरा हो सकता है। सर, सर आपकी बात जो है ना, आप देखिए संदीप भाई, आप हर बात को कहीं ना कहीं जब कनेक्ट करते हैं किसी चीज को लेकर कि भाई आपका पैसा जो है
वो इस तरह से लग गया और वो रेड फ्लैग हो गया और उससे कोई नुकसान आपके सामने आया हो? सरकारी उससे संस्था सीएजी सबसे प्यारी संस्था थी बीजेपी की 2011, 12, 13 जी, में, जी, जी, जब कोल घोटाला जी, 2G, 3G, 4G, 5G, पापा जी, जीजा जी सब जीजी हो रहा था, तब तो आपको सीएजी से बढ़िया जी। कोई चीज नहीं लगती थी। उसको कोट कर दूं तो अब आप इसी कहते हैं सीएजी की सिलेक्टिव रीडिंग कर रहा हूं। नहीं नहीं, मैं सेलेक्टिव रीडिंग की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं सेलेक्टिव रीडिंग में एक रेड फ्लैग की आप बात कर रहे हैं, एक बड़ा आप टर्म यूज कर रहे हैं। आप ये बताइए ना कि क्या ऐसा उसमें सरकार को, खजाने को नुकसान हुआ? उस खजाने के नुकसान की भरपाई जो है अब कैसे होगी? उसमें कोई जांच बिठाने की जरूरत है। आपने एक नया खुलासा किया तो उसके ऊपर बात होनी चाहिए ना। एक बात। दूसरी बात कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या इसमें डिसीजन दिया, संदीप भाई? जरा एक बार अपने दर्शकों को पढ़ के आप सुनाइएगा बताइए ना। कि किसी भी राज्य सरकार के पास अपने कर्मचारी और अधिकारी के हित में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का हक है। आपको मना किसने किया? जो पीएफआरडीए के आप पैसे केंद्र नहीं सरकार देते, पे वो ये कॉर्पस नहीं लौटाते, केंद्र सरकार के सर पे वो ये कॉर्पस नहीं सुनिए, सुनिए, केंद्र लौटाते। सरकार ये के तो सर पे सरकारी ये जो कर्मचारी टिकरा जो मैंने फोड़ने का, शुरुआत में राजनीति कहा, करने का, आसमान से देश गिरा में खजूर उन्माद में और अटका। भड़काने का काम ये जो है, क्यों? ये तो आप कह रहे हैं भरमा रही है, टिकरा ठीक है। फोड़ने का काम सुप्रिया क्यों? श्रीनेट अब स्क्रीन पर। सुप्रिया, आप भरमा रही हैं राजनीतिक फायदे के लिए। पुरानी पेंशन अब आपकी राज्य सरकारें बहाल करती दिखाई दे रही हैं। असल में स्कीम चलो आई 1 अप्रैल 2004 को वाजपेयी सरकार के दौरान, सही मायने में जमीन पर तो आपने लागू किया। नमस्कार आपको। मैं कुछ आंकड़े रखना चाहती हूँ और अगर बीच में मुझे ना टोका जाए तो मैं बहुत अनुग्रहित रहूंगी। उस आंकड़े के बाद इस बहस को कर लेते हैं। आप बार बार एक आंकड़ा कोट कर रहे हैं, 10 लाख करोड़ से ज्यादा बट्टे खाते में डाल दिए गए। यहां पर सवाल उठाया गया किसने डाले? प्रभु आपने डाले। 10 लाख करोड़ बट्टे खाते में आपने डालने का काम किया रिच उद्योगपतियों का। लेकिन उससे बड़ा एक मेरे पास फिगर है और उस फिगर को सुन लीजिए, अपने आप पिक्चर साफ होती जाएगी। रिपोर्ट आरबीआई की क्या है? टॉप 50 विलफुल डिफॉल्टर्स जो स्वेच्छा से बैंकों का पैसा नहीं लौटा रहे हैं, वो करीब 88,000 करोड़ की संख्या है। नंबर 1 पर मोदी जी के मेहुल भाई हैं। उसमें 88,000 करोड़ लोग स्वेच्छा से बैंक का पैसा नहीं लौटा रहे, विलफुल डिफॉल्टर्स हैं। एक आंकड़ा आपको और देती हूं और ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। ये मेरा आंकड़ा नहीं, अगेन एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की फाइनेंशियल रिपोर्ट का आंकड़ा है। वो कहता है 47% लोगों ने इस देश में पिछले 5 साल में या तो अपनी जीवन बीमा पॉलिसी सरेंडर कर दी है या प्रीमियम नहीं भरा है। जीवन बीमा पॉलिसी वो होती है कि मध्यम वर्ग का या गरीब वर्ग का आदमी एक रोटी कम खाकर खरीदता है, उसकी भरपाई करता है कि कल को कुछ हो जाए तो परिवार की गुजर होती रहे। 47% लोग, ऑलमोस्ट आधे लोगों ने प्रीमियम नहीं भरा या पॉलिसी सरेंडर कर दी। ये आर्थिक तंगी लोगों की दिखाता है। एक और आपको आंकड़ा बताती हूं, ये चौंकाने वाला आंकड़ा है। अगेन मेरा आंकड़ा नहीं है, आरबीआई का आंकड़ा है। आरबीआई का आंकड़ा कहता है कि पिछले 50 साल में सबसे कम स्तर पर हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स चली गई है। वो जो पैसा परिवार, नौकरी पेशा करने वाले लोग थोड़ा सा बचाते हैं फ्यूचर के लिए, वो सबसे कम स्तर में 5 दशकों में 50 साल में चला गया है। आंकड़ा सुनिएगा, वित्तीय वर्ष 2022 में वो जीडीपी का 7.9% था, मतलब 8%, और वित्तीय वर्ष 23 में वो 5.1 मतलब 5% हो गया। 3 साल में वो करीब 23 लाख करोड़ से घटकर 13.5 लाख करोड़ पर आ गया। यह आपको सेविंग्स दिखा रहा है। लोग अपनी सेविंग से पैसा निकालकर खर्चने को मजबूर हैं। इसका एक और आंकड़ा है और यह आंकड़ा जरूरी है सुनना। रिटेल लोन 14-15% पे मिलता है। जी हां, 14-15% पे लोग लेते हैं। बहुत परिवार हिंदुस्तान में उसको लेने से सकुचाते हैं क्योंकि इतना हाई रेट है। रिटेल लोन 36 लाख करोड़ से बढ़कर 48 लाख करोड़ पे पहुंच गया 1 साल के अंदर, वित्तीय वर्ष 22 से 23। ये सारी चीजें क्या दिखा रही हैं? ये दिखा रही है कि लोग बीमा पॉलिसीज का प्रीमियम नहीं दे पा रहे हैं। ये दिखा रही है कि सेविंग से लोगों को खर्चा करना पड़ रहा है। ये दिखा रही है कि लोग बहुत महंगा रिटेल लोन लेने को मजबूर है। ये आर्थिक तंगी दिखा रही है। आपको लगता है कि लोगों के लिए इस समय राहत देना, आपका योगदान कितना था? ये यकायक तो नहीं हो गया।
पुरानी पेंशन योजना जो हटी, मैं मूल सवाल पर आता हूं, उसे जमीन पर तो आपने उतारा, आज आप यू टर्न ले रही हैं, इसमें राजनीतिक फायदा ही तो आप देख रही हैं। नहीं, जब जागो तभी सवेरा। हम लोग देश के जिस कोने में जाते हैं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, जहां जाते हैं लोग कहते हैं हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम को आप लागू कर दीजिए, हमें नई पेंशन स्कीम नहीं चाहिए, क्योंकि बाजार और स्टॉक मार्केट से वो रिलेटेड है, उसका जो रिटर्न है उसमें कुछ पता नहीं है कितना आएगा, आप ओल्ड पेंशन स्कीम हमें दे दीजिए जिसमें ग्रेचुइटी मिलती थी, फैमिली पेंशन भी मिलती थी और एक पता रहता था कितना मिलेगा। अगर लोगों की बात सुनकर उस पर निर्णय लेना राजनीति है तो ऐसी राजनीति ज्यादा होनी चाहिए। जब जब मोदी सरकार आती है, कर्मचारी, मजदूर और किसान पर ही सारा कहर बरपता है। विलफुल तो डिफॉल्टर मतलब मेहबूब भाई जो है वो 9,000 आम करोड़ आदमी रुपए दिए नहीं है, घूम की रहे हैं दुनिया में। परेशानियों और आप हमसे पूछेंगे के सवाल। प्रति आप संवेदनशील हो रही हैं कि ये राजनीति करनी हो तो हम करेंगे, चाहे उस राजनीति के चलते हिमाचल का उदाहरण लेते हैं सुप्रिया, किसी राज्य की अर्थव्यवस्था का भट्टा ही क्यों ना बैठ जाए, क्योंकि पेंशन जो बिल है हिमाचल का खुद का जो राजस्व है, ओन टैक्स रेवेन्यू का 76.75% सिर्फ पेंशन देने में जा रहा है, और अभी पुरानी पेंशन पूरी तरह से बहाल नहीं हो पाई है। इकोनॉमी 101 क्या कहती है? इकोनॉमी 101 सिंपल सी एक चीज कहती है, लोग ज्यादा खर्च करेंगे तो लोग, कंपनियां ज्यादा सामान बनाएंगी, वो ज्यादा सामान बनाएंगी तो उनको निवेश ज्यादा करना पड़ेगा, निवेश ज्यादा करेंगे तो लोगों को नौकरियां बनेंगी। इसको इकोनॉमी की वर्चुअस साइकिल कही जाती है। अगर लोग अपनी सेविंग से खींच रहे हैं, लोन ले रहे हैं, तो लोग खर्च, कंजम्पशन इंडिया में लगातार कम हो रहा है एज अ परसेंटेज ऑफ द जीडीपी। 60% हमारी जीडीपी का हिस्सा कंजम्पशन है, उस कंजम्पशन पर ठोस पहुंच रही है। मुझे ऐसा लगता है राजनीतिक सुचक्र में बात करने के लिए फाइनेंशियल जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं वो करना बेमानी है। इस समय लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और उसके लिए जरूरी है कि ज्यादा निवेश हो, ज्यादा नौकरियां बने, ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम आए लोगों के हाथ में। आज की तारीख में जिसको 2100 कर्नाटक में लागू कर दीजिए। कर्नाटक में क्यों नहीं लागू किया अभी तक पुरानी पेंशन योजना को? मैं बताती हूं क्यों नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि हर स्टेट की मांग अलग होती है, हर स्टेट की जनसंख्या अलग है। कर्नाटक में इतने कर्मचारी नहीं हैं। हिमाचल में जैसा कि आपने कहा, हर परिवार की निर्भरता अपनी पेंशन पर बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां पर किया। राजस्थान में किया, छत्तीसगढ़ में किया। केंद्र सरकार ने क्या किया? कुंडली मार के बैठ गई, ये जी पैसा वापस नहीं होगा। क्यों नहीं वापस होगा? अच्छा, एक चीज अंत में मैं कहना चाहती हूं, या तो आप कह दीजिए कि ओल्ड पेंशन स्कीम बिल्कुल गलत है, ये कहीं लागू नहीं होनी चाहिए, हम एक पैसा वापस नहीं करेंगे। आप ये भी नहीं कहेंगे, आप अधर में लटका कर कहेंगे अच्छा कमिटी देखेगी, इसमें कमिटी देखेगी मतलब कहीं संशय है कि हाँ ये होनी चाहिए, हाँ लोगों को दिक्कत हो रही है। तो कड़ुआ कड़ुआ थूक और मीठा मीठा गप नहीं हो सकता ना। एक स्टैंड लीजिए पेंशन पर, या तो पेंशन ओल्ड पेंशन गलत श्रीवास्तव से यह सवाल सही, पूछता हूं, ठीक है तो संशय ब्रजमोहन श्रीवास्तव, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू क्यों, असमंजस क्यों? सीधा सवाल पूछ रही है सुप्रिया। भाई नहीं लागू करनी पुरानी पेंशन योजना तो कह दो नहीं करनी। समीक्षा भी चल रही है, कहा जा रहा है राज्य अपना कर लें, पर उनको पैसा नहीं दिया जा रहा। संदीप जी, अभी सुप्रिया जी ने खुद इस बात को कहा कि हर राज्य की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, और चूंकि परिस्थितियां अलग अलग होती है इसलिए हर राज्य का अपना बजट भी अलग अलग होता है, तो उसके तहत फैसले लेने की बात हो रही है। लेकिन जो अभी बात कही जा रही है कि 10,000 करोड़ बट्टे खाते में डाल दिए गए, इसको पेंशन योजना से जोड़ना मैं सोचता हूँ शायद बिल्कुल निहायत नासमझी है। बट्टे खाते में तो एक बार जो पैसा जाना है उसका निपटारा हो गया। अच्छा। पर ये जो सतत प्रतिवर्ष जो पैसा देना पड़ेगा, ये मुद्दा उससे जुड़ा हुआ है, और इस पे हम इन तीनों चीजों को एक साथ नहीं जोड़ सकते। सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, वेलफेयर स्टेट नहीं है। हर साल देना पड़ेगा। 30 साल सरकारी नौकरी वो करता है, उसको ये भी ना पता लगे कि उसकी पेंशन कितनी आएगी, या 84,000 कमाने वाला 2100 रुपए की पेंशन में मुतमईन रहे। देखिए, इस पे संदीप भाई इसके दो पहलू हैं। एक पहलू वो है जो पुरानी पेंशन योजना से जुड़ा हुआ है, दूसरा वो है जो नई पेंशन योजना का हिस्सा है। जिन लोगों ने नई पेंशन योजना को ऑप्ट किया है,
तो उनके ऊपर उसको लागू करने का अधिकार तो शासन को है। लेकिन यह बात सच है कि जो पुरानी पेंशन योजना है, अगर राज्य को ऐसा लगता है कि हम उसको बेहतर तरीके से करने के बाद भी अपने प्रदेश का विकास कर सकते हैं, जो घोषणाएं उन्होंने की हैं वो उसको लागू कर सकते हैं, तो अगर ऐसा उनके सामने है तो उनको करने का अधिकार तो है। उनके कर्मचारियों के पैसे क्यों रोक लिए जाते संतुलन हैं? बनाना जरूरी है। पीएफआरडीए या नीति आयोग या वित्त मंत्रालय उनके पैसे क्यों रोकता है? उनका कॉर्पस वापस लौटा दे, जो राज्य पुरानी पेंशन योजना लागू करना चाहता है करे। संदीप जी, आपको यह स्वीकार करना होगा कि इस देश में सारी व्यवस्थाएं कायदे कानून से चलती है। अगर उसके अंदर ये प्रावधान है इस प्रकार का रोकने का, तभी कोई रोक सकता है, नहीं तो हमारी कोर्ट बैठी हुई है। कानून कोई कोई भी राज्य होली बुक थोड़ा हो जाता है। कानून हम ही बनाते हैं, कानून हम बदलते भी रहते हैं। ये कमेटी किस लिए बनाई है? ये मैं कह रहा हूं कि आज जो उसी कानून के अंतर्गत संदीप भाई ये समीक्षा इसलिए की जा रही है कि अगर कई राज्यों में इस प्रकार का विवाद आ रहा है, कई राज्य इस प्रकार की बात कह रहे हैं, उसमें हमारे एनडीए के भी कई राज्य हैं जहां के मुख्यमंत्री इस बात को कहते होंगे, तो अगर उसके लिए एक अच्छी कमेटी बन जाए और उसका सारा पूरा एक विश्लेषण हो जाए, तो मैं सोचता हूं इसमें गलत क्या है। और सबसे बड़ी बात यह देखिए कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी। उन्होंने कहा था सर्कुलर इकोनॉमी, देश के लिए जरूरत है सर्कुलर इकोनॉमी की। कोई भी राजनीतिक दल इस पे बात नहीं करना चाहता। आज विपक्ष के लोग जो भी आरोप लगाना चाहते हो वो ये बताएं कि फिर सॉल्यूशन क्या है। आज अगर जैसा आपने पंजाब का बताया कि पंजाब में आज स्थिति है, हिमाचल प्रदेश में स्थिति है कि टोटल जो उनकी आमदनी है उसका 76% सिर्फ पेंशन में खर्च होगा, तो फिर विकास की उनके पास क्या योजना है? विकास का पैसा क्या है, हल क्या है? क्या वो आप हल, एक मिनट ब्रजमोहन भाई, प्रियंका हल नहीं बता रहे हैं, राजनीति तलाश रहे हैं कि हमने तो लागू कर दिया जी, अरे हमारे पैसे नहीं देते, 18,000 करोड़ पर बैठ गए। संदीप जी, सभी को नमस्ते। संदीप जी, हल बड़ा सिंपल सा है कि फेल्ड इकोनॉमिक पॉलिसी जो लगातार मोदी सरकार में हमें देखने को मिलती है वो बंद हो जाए। अभी क्योंकि ये मुद्दा उठा, 2000 के जब नोट छपे तो उसका इकोनॉमिकल कॉस्ट निकला 1335 करोड़ 2000 के नोट छापने में सिर्फ। उसके बाद में 500 के नोट में नहीं जा रही, उसमें वेंडिंग मशीन में नहीं जा रही, तो वहां वो पैसा डूब गया। यहाँ एक फेल्ड इकोनॉमिक पॉलिसी जहां पे 17 लाख करोड़ पूंजीपतियों का माफ कर दिया गया, वो एक फेल्ड इकोनॉमिक पॉलिसी, ये पैसा पड़ा था। फिर एक फेल्ड इकोनॉमिक पॉलिसी आपको दिखती है जहां पे वेल्थ टैक्स अमीरों का माफ कर दिया गया, कम कर दिया गया वहां पर। फिर एक फेल्ड इकोनॉमिक पॉलिसी आपको दिखती है, आपने कितना पेट्रोल तेल सबसे कमा लिया, आपने कर्जे में डुबो दिया देश को, नियरली 150 लाख करोड़ का कर्जा ले लिया। उसमें सीएजी की रिपोर्ट ने बताया कि 2.91 लाख करोड़ गायब है। तो ये पैसा था, तो ये कहाँ गया? ये फेल्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज में खराब हो गया, देश का पैसा, जनता का पैसा। दूसरी चीज, एक आंकड़ा मैं आपको बता रही हूँ जो मैंने देखा कि जितने विकसित देश हैं, चाहे वो फ्रांस हो, वो अपना पेंशन 15% जीडीपी का पेंशन फंड में डालता है। अमेरिका 7.5% जीडीपी का स्पेंड करता है पेंशन्स पे, यूके 5% करता है और इंडिया 2.2% करता है। आपने बार बार फौज की बात की, फौज हमारी रक्षा करती है। इन्होंने क्या किया, उनकी पेंशन खत्म करने को भी अग्निवीर स्कीम ले आए, नो पेंशन। इतना बड़ा रेड फ्लैग है न्यू पेंशन स्कीम में। वो सिंप्लीफाई करके अगर आप देखें, ये एक ऐसा एसेट है जिसको आप कोलैटरल भी नहीं रख सकते लोन लेने के लिए, पहला। दूसरा, यहाँ महेश शर्मा जी पैसा निकाल भी नहीं सकते, नहीं निकाल सकते। यहाँ महेश शर्मा जी बैठे, इनकी महेश वर्मा जी, इनकी जितनी आमदनी है उसका 40% में ले लेती हूँ और अपनी मर्जी से स्टॉक मार्केट में लगा देती हूँ। इनको पसंद होगी ये बात, ये चाहेंगे इस पर कमेटी बैठे। हमने अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने प्रॉमिस किया है कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे, बट आई अश्योर यू ऑन रिकॉर्ड कि वो उससे भी बेटर कुछ होगा। ऑलरेडी कैबिनेट ने पंजाब में भगवंत मान जी की गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है डिसीजन, और ये जल्द ही लागू होगा। साथ में लागू होगा, कई बार तनख्वाहें तो 7 तारीख को भी नहीं आ रही पंजाब नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल आ रही है। अभी हमने कॉन्ट्रैक्चुअल से पक्के भी किए, वो एक और पहलू है, उसमें नहीं जाते हम लोग। अभी सरकार में आए हैं, लगातार हमारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। हमने इस सरकार से क्यों नहीं करते? हर जगह करेंगे। आप अगर इसको सेंट्रल कर देंगे, दिल्ली में तो कब से सरकार चल रही है, 3-3 बार सरकार बना ली। फिर आप सर्विसेज पे मेरे को बहस करनी पड़ेगी, जो आपको अच्छे से पता है स्थिति। तो जहां पे हाथ में है, हम तो चाह रहे हैं सेंटर पूरा कर दे ओल्ड पेंशन स्कीम। आपने तो जो जमा किया न्यू पेंशन स्कीम में पैसा, उस पे भी बैठ गए कि वापस नहीं कर सकते। अरे कर्मचारियों का पैसा है, आप कौन होते हैं? आपका पैसा थोड़ी है, हर चीज आप लूटने में लगे। तो ये गलत है।
ये समीक्षा कमेटी जो बिठाई जा रही है वो भी वेस्ट ऑफ टाइम है, जब क्लियरली है। आप पूछ लीजिए महेश शर्मा जी से एक बार कि मैं इनका पैसा ले लेती हूँ 40%, अपनी मर्जी से एक प्रेफर्ड स्टॉक में लगा देती हूँ, इनको मंजूर है कि नहीं, सिंपल। या एक ऐसा एसेट ये बनाए जिसका ये कोलैटरल नहीं रख सकते, लोन नहीं ले सकते। आज जब देश में 50 ईयर की हाउस होल्ड सेविंग्स ड्रॉप्ड हो चुकी है, तो इनसे पूछ लीजिए दोनों बातें इनको पसंद है कि नहीं। विजय बंधु से पर मैं पूछता हूं, राजनेताओं से तो बात कर ली, विजय बंधु बात कुछ समझ में आई? राजनीति हो रही है पुरानी पेंशन पर, या सरकारी कर्मचारियों के प्रति कोई राजनीतिक संवेदनशीलता भी आपको दिख रही है? सालों से आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम पहली बात तो अभी जो लोगों ने बोला, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का मैं टीचर हूं और मैं उसका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी छात्र रहा हूं, व्यवस्थापिका को मिलेगी, न्यायपालिका को मिलेगी, सिर्फ एक भाग है कार्यपालिका। मतलब कोई कानून बनाएगा, कोई गड़बड़ होने पर उससे पूछेगा, लेकिन जो पूरी इम्प्लीमेंट करेगा कार्यपालिका, जिसमें शिक्षक कर्मचारी सब आते हैं, कार्यपालिका को नहीं मिलेगी। मेरा सीधा सवाल है सभी लोगों से, क्या न्यायपालिका को पेंशन दी जा सकती है? क्या व्यवस्थापिका को पेंशन दी जा सकती है? तो कार्यपालिका को क्यों नहीं? पहला सवाल। दूसरा, जो आप कह रहे हैं, बड़ा विशेषज्ञ लोग हैं, बड़े अर्थशास्त्र के ज्ञानी हैं, मैं एक सवाल पूछता हूं, किसी को 1200-1800 रुपये में क्या सामाजिक सुरक्षा आप कह सकते हैं क्या? और अब ये बात नहीं बताया जा सकता है कि क्या मिलेगा। अब तो उदाहरण आ गए हैं, पहले होता था कि इतना मिलेगा इतना मिलेगा, आज तो हर महीने उदाहरण आ रहे हैं 1200, 1500, 1800। और हमारे टीवी चैनल पर जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री बैठ करके बता रहे हैं, ये खूबसूरत है। सबसे पहले उसको अपने ऊपर लागू करें, सबसे पहले अपने ऊपर लागू करें। दूसरा है, इस देश के जो अर्धसैनिक बल हैं, दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में डिसीजन दिया कि सशस्त्र बल है, इनको पेंशन दी जाए। आज तक केंद्र सरकार उस पर कुंडली मारे बैठी, एक डिसीजन नहीं हुआ। मैं सवाल करना चाहता हूं, देश का अर्धसैनिक बल जान देगा, अपनी सर्वोच्च बलिदान देगा, और वो पेंशन का भागीदार नहीं होगा, और एसी में बैठे हुए 4-4 पेंशन के भागीदार होंगे? ये कौन से लोग तंत्र चला रहे हैं आप? ये जनता पूछती है। आपने एक बात उन्होंने कहा कि राजनीति हो रही है। मेरी सामाजिक सुरक्षा पर राजनीति में चर्चा नहीं होगी तो कहां होगी? चर्चा इधर उधर के मुद्दों पर होगी। बिल्कुल सामाजिक सुरक्षा पर चर्चा होनी चाहिए और होनी चाहिए। और पुरानी पेंशन इस देश की उन गरीब गुरबा किसान जो लोग निकल के आते हैं, उन घरों से लोग आते हैं, वो इस भाव में आते हैं, हम देश के लिए कुछ करेंगे। विजय भाई, मनमोहन सिंह के शब्द चुरा रहा हूं, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, ये ध्यान भी तो देना होगा कि नहीं देना होगा? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, बिल्कुल सर, उनकी बात पर पूरा ध्यान है। जब अपने संसद में अपना भत्ता बढ़ाना होता है तो कोई कमेटी नहीं होती, पैसा वहाँ कहाँ बढ़ जाता है, वहाँ पैसा कहाँ जाता है? इस देश में एक सवाल उठाते हुए, अगर मेरे सवाल उठाते हैं तो मैं सवाल, इस देश में चुनावी बांड पूरी तरह से देश का भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण है। और लोगों के पास कितना पैसा किस उद्योगपति ने किस राजनीतिक दल को दिया, वो पैसा चला जा रहा है, उसको नहीं बताया जाता है। ये भी सवाल होगा। और मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं नहीं पूछ रहा हूं सर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, देश की जनता राह चलते हुए, ट्रेनों से चलते हुए पूछती है कि देश के नेताओं को पेंशन तो अर्धसैनिक बलों को पेंशन क्यों नहीं? और भार शब्द थोड़ा मैं सबके लिए एक तरह का कानून क्यों नहीं? और इसमें एक मिनट विजय भाई, आपके पास लौट रहा हूं ब्रेक के बाद। स्थिति साफ कर दें कि नहीं लागू करेंगे, समीक्षा भी हो रही है, पैसा दिया नहीं जा रहा, ये रायता क्यों फैलाया जा रहा है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? राय हमसे साझा कीजिए। ब्रेक के बाद विजय बंधु से थोड़ी और बातचीत। खबरों की तह तक जाना और सच खोज के लाना, ताकि आप रहें आगे। इसी सोच के साथ हम निकलते हैं खबरों की जमीनी हकीकत जानने। मणिपुर से लगातार कई दिन तक खबरें पहुंचाना हो, या फिर हरियाणा में भड़की हिंसा के हर पहलू को सबके सामने लाना हो, हम बिना थके आप तक खबरें पहुंचाते रहे। पब्लिक इंटरेस्ट यानी आपके हित की बात। देखते रहिए पब्लिक इंटरेस्ट, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। खबरों का नया सवेरा,
हर सवाल कसौटी पर खरा, विदाउट प्रोपेगेंडा। एबीपी न्यूज तय करता है खबरों में आगे का एजेंडा। सुबह 10 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। मेरा शो सास बहू और साजिश आप अपने स्मार्ट टीवीज और मोबाइल फोन्स पर भी लाइव देख सकते हैं। जी हां, डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मेरा शो घंटी बजाओ अब आप अपने मोबाइल फोन्स और स्मार्ट टीवीज पर भी लाइव देख सकते हैं। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। छत्तीसगढ़ के बगल में मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी थे और शाहजहांपुर में जब राहुल गांधी थे तो उन्होंने भी कई मुद्दों को लेकर जो सरकार है शिवराज सिंह चौहान को उसको घेरा है। अब हम आपको बता देते हैं कि चुनाव के लिहाज से मध्य प्रदेश जो है वो क्यों और कितना अहम है। 2018 में जीत के बाद भी कांग्रेस से सत्ता छीनी थी बीजेपी ने, जो आपको पता होगा, और जो 2020 में सिंधिया की बगावत थी, सबने देखा कि सरकार गिरी, बहुत राजनीतिक उथल पुथल हुए मध्य प्रदेश ने, वो दिन भी देखे हैं। कांग्रेस की सरकार उसके बाद गिर गई थी। 5 राज्यों में अब जो चुनाव होने वाले हैं उसमें सिर्फ मध्य प्रदेश ही ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी की सरकार है। 5 राज्यों में चुनाव है, सिर्फ मध्य प्रदेश में सरकार है बीजेपी की, और मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं लोकसभा की। इसलिए भी ये काफी अहम हो जाता है और इस समय मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। मैंने डिटेल मंगाया है, एसपी से अभी बात हुई है, पूरा डिटेल आ रहा है। प्रदेश के गृह मंत्री से जब पूछा गया पत्रकारों द्वारा तो वो कहते हैं मैं एसपी से रिपोर्ट लूंगा। नरोत्तम मिश्रा जी, फिल्मों की हीरोइनों के कपड़े और फिल्मों के गाने तो आपको फौरन नजर आ जाते हैं यहां से बंबई तक, पर आपको 12 साल की अबोध बालिका की चित्कार सुनाई नहीं देती। एसपी से लेकर आईजी तक से हमने सवाल पूछे और अब आखिरी सवाल मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान से भी पूछ लेते हैं, जो अपने ट्वीट में लिखते हैं कि आरोपी का एनकाउंटर हुआ है, लेकिन पुलिस कहती है कि उसे गिरकर चोट लगी। क्योंकि फरियादिया के द्वारा घटनास्थल कहां पर है ये नहीं बताया गया था, तो आरोपी को वापस रिक्रिएट करने के लिए ले जाया गया था। इसी दौरान उसने वहां जो पुलिस अधिकारी कर्मचारी थे उनको धक्का दिया, जो चोटिल हुए। वो भी लगातार जो मेडिकल असिस्टेंस है उनको दी जा रही है। इसी दौरान वो घायल हुए। गलती का एहसास होते ही सीएम साहब अपना ट्वीट डिलीट कर देते हैं। और इतना सब होने के बाद हम बस आपसे ये कहना चाहते हैं कि जोर अपराधियों को सजा देने से ज्यादा अपराध को रोकने पर लगाइए, तभी हमारी बेटियां सुरक्षित होंगी। सवाल यह है कि जब एमपी पुलिस हाईटेक सिस्टम से ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करती है तो मध्य प्रदेश के एक ही जिले से गायब हुई बच्ची की जानकारी दूसरे जिले को क्यों नहीं लग पाई? महाकाल की नगरी उज्जैन धार्मिक शहर होने के साथ साथ स्मार्ट सिटी भी है। यहाँ 700 से ज्यादा हाई डेफिनेशन कैमरे शहर के तमाम चौक चौराहों पर लगे हुए हैं। कैमरे की मॉनिटरिंग स्मार्ट सिटी दफ्तर से लेकर पुलिस कंट्रोल रूम तक होती है, लेकिन इतने कैमरे होने के बावजूद पुलिस बच्ची के साथ अपराध होने से क्यों नहीं रोक पाई? और मध्य प्रदेश की पुलिस ने तो जो किया वो आपने देखा, लेकिन जब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री से सवाल हुआ तो वह एसपी से डिटेल लेने की बात करने लगे, जिस पर अब विपक्ष भी उन्हें घेर रहा है। पुलिस की 5वीं लापरवाही। सीसीटीवी कैमरे से खुलासा हुआ है कि बच्ची को वारदात के पहले और बाद में 2 ऑटो वालों ने अपने ऑटो में बिठाया, मतलब बच्ची ने 3 ऑटो की सवारी की। पुलिस ने मामले में भी ऑटो चालक भरत सोनी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को आरोपी को गिरफ्तार करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी और बच्ची की पहचान करने में भी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। पुलिस को इतनी मशक्कत क्यों करनी पड़ी, ये हम आपको बताते हैं। बलात्कार के 2.5 दिन बाद पुलिस ऑटो चालक तक पहुंची थी। ऑटो चालक का डाटा ना तो परिवहन विभाग के पास था और न ही पुलिस के पास था। ऑटो चालक ने अपना मोबाइल भी बंद कर दिया था, इसके अलावा अपनी ऑटो के नंबर भी बदल दिए थे।
बात पुरानी पेंशन योजना की हो रही है। कोरी राजनीति है या यही सुरक्षा कवच है? राजनीति ही जारी रहेगी, कभी लागू भी होगी? छोटा सा जवाब चाहूंगा विजय बंधु। देखिए सर, संघर्ष से परिणाम आए हैं। 4 राज्यों के अंदर पेंशन बहाल हुई है और लोगों को मिल रहा है। वही हिमाचल जहां की बात हो रही है, 2600 रुपये पेंशन मिलती थी एनपीएस के अंदर, आज वहां पर लगभग 32,000 रुपये पेंशन मिल रही है। तो हम संघर्ष किए हैं, पेंशन लागू हुई। अभी कल दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में 1 अक्टूबर को पेंशन शंखनाद रैली है और मैं उसमें अपने से नहीं ला रहा हूँ, लोग स्वतः आ रहे हैं। वो ट्रेन पर चलता हुआ कर्मचारी, वो बॉर्डर पर लड़ता हुआ अर्धसैनिक बल, वो ऑफिस बैठ के काम करता हुआ बाबू, वो पेंशन मांग रहा, वो प्राइमरी का टीचर जो पर सारा सरकार का काम है, वो सब कुछ हो करने के बाद भी पेंशन से वंचित क्यों रहे? क्या राजनेताओं पर भी दबाव बनेगा? राजनीतिक मुद्दा तो ये बन गया है। एक पंचलाइन आप सोच कर आई थी जो नहीं बोल पाई, बस उसका वक्त है। ये 40 दिन तक कोई सांसद या विधायक रहता है तो उसको ताउम्र पेंशन मिलती है, और 40 साल तक एक कर्मचारी जो सरकार के लिए काम करता है उसकी पेंशन छीन ली है मोदी सरकार ने। तो वो पेंशन छीनी तो नहीं है, मैं यहाँ पर दुरुस्त कर दूं, पर कितनी मिलेगी ये पता नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जनता की राय क्या है, ब्रेक के बाद। खबरों की तह तक जाना और सच खोज के लाना ताकि आप रहें आगे, इसी सोच के साथ हम निकलते हैं खबरों की जमीनी हकीकत जानने। मणिपुर से लगातार कई दिन तक खबरें पहुंचाना हो या फिर हरियाणा में भड़की हिंसा के हर पहलू को सबके सामने लाना हो, हम बिना थके आप तक खबरें पहुंचाते रहे। पब्लिक इंटरेस्ट यानी आपके हित की बात। देखते रहिए पब्लिक इंटरेस्ट सिर्फ एबीपी न्यूज पर। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। चंडीगढ़, कोयम्बतूर, एनसीआर एंड बैंगलोर, जयपुर, अहमदाबाद, रायपुर एंड हैदराबाद। We've been here, we've been there, Vekas been just everywhere. मेरा शो खबर फिल्मी है अब आप अपने मोबाइल फोन और स्मार्ट टीवी पर भी लाइव देख सकते हैं। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। राहुल गांधी आज शाहजहांपुर में थे और वो ये लगातार आरोप लगा रहे थे कि सरकार में भ्रष्टाचार होता है, किसानों को उनका दाम नहीं मिल पाता है, और ये सब कुछ जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ब्रजेश राजपूत। तो आपको लगता है कि ये जितने मुद्दे रहने वाले हैं, राहुल गांधी जो गिना रहे हैं, ये हूबहू वहां पर पहुंच जाएगा जनता तक? देखिए विवेक, जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में सबसे करीबी चुनाव मध्य प्रदेश में होने जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने पिछले चुनाव में जीती थी, सरकार बनाई थी, मगर फिर सरकार बीजेपी ने उसको हटा के अपनी सरकार बना ली जुगाड़ से। और अब कांग्रेस के सामने फिर एक मौका है कि फिर उसी सरकार के दम पे अपनी सरकार बनाए। राहुल गांधी आए जरूर थे, उन्होंने कहा यह जा रहा था कि राहुल गांधी का कैंपेन जो जन आक्रोश यात्रा निकलने में शामिल हो रहे हैं, जीतू पटवारी की यात्रा में शामिल हुए, और उनको ये प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि आज वहां से शंखनाद होगा। मगर राहुल गांधी ने शुरुआत तो बेहतर की, मध्य प्रदेश सरकार की कुछ नाकामियां गिनाई, मगर उनका भाषण का अधिकतर बड़ा हिस्सा वही रहा जो सब जगह होता है। जैसे हमारे ज्ञानी ने बताया कि बिलासपुर में जाकर उन्होंने जिस ओबीसी का जिक्र छेड़ा था, ओबीसी रिजर्वेशन की बात की थी, वही ओबीसी रिजर्वेशन की बात यहाँ शाहजहांपुर में भी की, और बार बार इस बात को कहा कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम जातीय मतगणना करा के ओबीसी समाज को उसका हक देंगे, क्योंकि जो मोदी सरकार है ओबीसी समाज को उसका हक नहीं दे रही, उसके साथ भेदभाव कर रही है। तो मुद्दे उन्होंने भले ही राष्ट्रीय गिनाए, मगर कोशिश यही की कि मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की जाए और कांग्रेस की आए। तो कुल मिला के राहुल बहुत कनेक्ट नहीं कर पाए जनता से, और जनता जिस उम्मीद से आई थी बहुत निराश होकर लौटी कि राहुल गांधी के भाषण में वो मजा नहीं था, और भाषण वैसा नहीं लगा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार को पलटने के लिए वैसा कोई अच्छा भाषण दिया गया हो। पूरे वक्त उनका भाषण राष्ट्रीय मुद्दों के इर्द गिर्द घूमता रहा, और वो मुद्दे ऐसे थे जो बहुत लंबे समय से राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा में हो, और जिनको मध्य प्रदेश के लोग टीवी चैनल्स पे और तमाम जगह सुनते समझते रहे। लोगों को उम्मीद थी कि शिवराज सरकार के खिलाफ कोई बड़ा बिगुल फूकेंगे, मगर ऐसा करने में राहुल नाकाम रहे। जी तो ऐसा और इस तरह से राजस्थान माफ कीजिएगा मध्य प्रदेश की राजनीति को साधने की कोशिश की राहुल गांधी ने। शक ये था कि 25 करोड़ की ज्वेलरी पर हाथ साफ करने के पीछे चोरों का कोई गैंग या गिरोह हो सकता है।
क्योंकि दिल्ली एनसीआर में ऐसे कई गैंग एक्टिव हैं। लिहाजा पुलिस ने ऐसे गैंग के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। शुरुआती जांच में पुलिस के पास तमाम सीसीटीवी फुटेज मौजूद थे, लेकिन उनसे कोई ठोस जानकारी पुलिस को नहीं मिली। दिल्ली के शोरूम से 25 करोड़ की ज्वेलरी गायब कर चोर ने दिल्ली पुलिस को खुला चैलेंज दिया था, लेकिन तहकीकात में जुटी पुलिस के हाथ खाली थे। पुलिस भोगल से लेकर दिल्ली के अलग अलग इलाकों की खाक छान रही थी, लेकिन इसी बीच दिल्ली पुलिस के पास आए एक फोन से इन्वेस्टिगेशन में नया ट्विस्ट आ गया और कहानी दिल्ली से छत्तीसगढ़ की तरफ घूम गई। दरअसल दिल्ली में अभी जांच चली रही थी। इसी बीच छत्तीसगढ़ के सिकंदराबाद में चोरी का एक मामला पकड़ा गया। पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया। जब उससे पूछताछ की गई तब उसने पूछताछ में ये बताया कि लोकेश श्रीवास नाम का एक चोर दिल्ली में एक बड़ा काम करने गया है। लोकेश का नाम सुनकर दोनों जूनियर अधिकारी चौंक पड़े और उन्होंने ये बात अपने सीनियर अधिकारी को बताई। छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए ये चेहरा नया नहीं था। लोकेश दुर्ग और बिलासपुर ही नहीं, छत्तीसगढ़ के दूसरे इलाकों में भी चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दे चुका था। लोकेश की क्राइम कुंडली हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल दुर्ग पुलिस ने फौरन दिल्ली पुलिस को ये सूचना दी कि उनके यहाँ का शातिर चोर लोकेश किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने दिल्ली गया हुआ। इंटरोगेशन में किसी ने बताया है कि इसमें एक एक्यूज जो फाइनली पकड़ा गया, उसने कहा था अपने साथी को कि हम दिल्ली जा रहे हैं एक बड़ा काम करने के लिए। जो उसका नाम बताया गया लोकेश श्रीवास। दुर्ग की पुलिस ने लोकेश श्रीवास का फोटो और फोन नंबर भी दिल्ली पुलिस को भेजा। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि लोकेश की तस्वीर और सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा शख्स एक ही है। पुलिस ने गूगल सर्च किया तो वहां भी लोकेश की तस्वीर मिल गई, यानी पुलिस को एक बड़ा सुराग मिल चुका था। दिल्ली पुलिस ने अब लोकेश के फोन नंबर को ट्रैक करना शुरू कर दिया। लोकेश श्रीवास का फोटोग्राफ वहां से भी आया और हमने भी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से उसका फोटोग्राफ जब कलेक्ट किया तो मोटा मोटी जो हमारा सस्पेक्ट था, हमने एक सस्पेक्ट ट्रैक कर रखा था, उससे चेहरा मैच कर रहा था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पेंशन पुरानी या नई, कौन सी सही, और देश की जनता आपकी राय क्या है? उषा त्रिवेदी हैं ठाणे महाराष्ट्र से। वो कहती हैं कि सबके लिए एक ही व्यवस्था हो, चाहे वो सांसद हो या आम आदमी। कंफ्यूजन क्यों, असमंजस क्यों? और दीपेंद्र श्रीवास्तव हैं काशी नगरी से, यूपी की। पेंशन भीख नहीं बुढ़ापे की लाठी है, जो इसकी बात करेगा वो राज करेगा। तो चुनावी मुद्दा तो ये बन ही गया है, इसलिए समीक्षा की भी बात की जा रही है। बात कितनी आगे बढ़ेगी देखेंगे। नमस्कार। खबरों की तह तक जाना और सच खोज के लाना, ताकि आप रहें आगे। इसी सोच के साथ हम निकलते हैं खबरों की जमीनी हकीकत जानने। मणिपुर से लगातार कई दिन तक खबरें पहुंचाना हो, या फिर हरियाणा में भड़की हिंसा के हर पहलू को सबके सामने लाना हो, हम बिना थके आप तक खबरें पहुंचाते रहे। पब्लिक इंटरेस्ट यानी आपके हित की बात। देखते रहिए पब्लिक इंटरेस्ट सिर्फ